हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मजे में? बढ़िया, सुपर। चलो, कल हमने टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया था, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आपने क्लास देखी होगी, कैसी लगी क्लास? अच्छा, ओके ओके, डन हो जाएगा। क्लास अपलोड नहीं हुई है मतलब अभी? ठीक है, अपलोड कर दी जाएगी आज, है ना? तो आज कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में नया स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई जो भी नोटिफिकेशन आई वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहले रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम मैं निकालता हूं क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। केवल पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ने के बाद में आपको याद कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर लेंगे। कल जो हमने पढ़ाया उसका आज रिवीजन करा ले, थोड़ा होना जरूरी है ना? चलिए, सबसे पहले हमने बात करी थी कि बायोलॉजी शब्द है वो लेमार्क ने दिया था। टैक्सोनॉमी के बारे में बात करी तो टैक्सोनॉमी में अल्टीमेटली तीन चीजें आती हैं। क्या आती हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसी भी जीव का, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसके बाद में उसको क्लासिफाइड कर लिए जाते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी जीव है उनको स्टडी करने में आसान हो जाए, भाई नामकरण करने में आसान हो जाए, उसको जानने में आसान हो जाए, आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाए, इसलिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द है वो किसने दिया था? एपी डी कैंडोल ने दिया था। और एपी डी कैंडोल ने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। फिर टैक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड जिसमें टैक्सस और नॉमस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। और टैक्सस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ। ओके, ठीक है। दूसरी स्लाइड में हमने देखा कि सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। सिस्टेमेटिक्स एक तरीके से क्या है कि टैक्सोनॉमी के साथ में जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री या फिर फाइलोजेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जातिवर्ती संबंध के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। अब सिस्टेमेटिक्स वर्ड के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। और सिस्टेमेटिक्स के बारे में और टैक्सोनॉमी दोनों के बारे में ही दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट की जो क्लासिफिकेशन किया है हमने जंतुओं का, उनमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अरस्तु का। अरस्तु को बोलते हैं दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एंशिएंट क्लासिफिकेशन। और बेसिकली डेमोक्रेटिस एक साइंटिस्ट थे, उनका ही पैटर्न है, उनको फॉलो किया था अरस्तु ने। और उनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। जाति जैविक अवधारणा भी अरस्तु साहब ने ही दी थी। और जीवों के वर्गीकरण का आधार उन्होंने रुधिर का रंग रखा था, यानी कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड अब्सेंस ऑफ आरबीसी। ओके, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और अब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेस्ट भी उन्होंने बोला कि ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है? आरबीसी होती है, उनको तो उन्हें इनेमा बोला। और ऐसे जीव जो आरबीसी नहीं रखते उनको उन्होंने एनेमा बोला था। तो एनेमा, एनेमा ए फॉर, मैंने याद रखने के लिए बोला था ए फॉर अब्सेंस, यानी कि अब्सेंस ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी किन जंतुओं के बीच, किन जंतुओं के अंदर नहीं होगी? तो आपके सबसे पहले आएंगे इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट इन द सेंस फोरिफेरा हो गया, स्लैंट्रेट हो गया, आपका टिनोफोरा हो गया, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, आपको सीक्वेंसली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या नहीं पाई जाती हैं? आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। ये अरस्तु का क्लासिफिकेशन था। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं कि इनेमा। इनेमा का मतलब होता है कि इन्होंने जो बताया, अरस्तु साहब ने बोला कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, ऐसे जंतु जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती हैं
उनको फाइनली उन्होंने क्या किया, दो भागों में कन्वर्ट किया वापस वर्टिब्रेट्स को। ऐसे जंतु जिनमें आरबीसी है उनमें सब वर्टिब्रेट्स आते हैं। फर्दर उन्होंने टू टाइप में कन्वर्ट किया, एक तो उन्होंने बोला कि विविपेरस होते हैं, एक उन्होंने बोला कि ओविपेरस। विवि जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझोगे तो जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या फिर ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उस समय आपको ध्यान में आएगा कि कुछ टेक्निक्स होती है जैसे कि इन विवो, इन विट्रो। तो इन विट्रो का मतलब होता है कि आप कोई टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे हो, परख नली के अंदर काम कर रहे हो। लेकिन अगर वीवो आ जाए यानी कि शरीर के अंदर हो रही है चीज, इसका मतलब यह है कि विवी पेरस का मतलब शरीर के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है और बच्चे के रूप में क्या होता है, जन्म होता है। दैट इज विवी पेरस। और विवी पेरस में आते हैं हम, यानी कि मानव आ गया, आपका एप आ गया, बंदर है, गिब्बान, गोरिल्ला जितने भी है वो किस में आ गए, विविपेरस में, यानी कि मेमिलिया आ गया। ओविपेरस, ओवी ओवी यानी कि ओवम अंडा होता है, इसका मतलब ऐसे जंतु जो ओवम को रिलीज करते हैं। रिलीज इन द सेंस कि वो वाला रिलीज नहीं है कि जो अंडा से है वो वाला नहीं। बच्चे हैं वो एग देते हैं पहले, ये उसके बाद में बच्चे एग से निकलते हैं। तो उनमें आता है आपका मछली, उभयचर, रोटिफर, सॉरी रेप्टाइल्स एंड मछली, ठीक है, पक्षी। ये सारे के सारे जंतु ऐसे नहीं है कि इनमें भी जरायुज होते हैं, इनमें भी विविपेरस होते हैं, लेकिन ब्रॉडली उन्होंने बात किया था। ओके डन। फिर हमने देखा था जो क्लासिफिकेशन का सबसे मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के बारे में, और उनका नाम है कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लीन इनका पूरा नाम था। और ये बेसिकली कहाँ थे, स्वीडन के थे और बोटनिस्ट थे एक तरीके के। 1707 से 1778 तक इनका क्या रहा है, टाइम पीरियड है, पब्लिकेशन टाइम पीरियड है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, दिस इज वेरी फेमस बुक, और उनका 10th एडिशन है, 10th संस्करण, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और वो उन्होंने रिलीज किया था 1 जुलाई 1758 के अंदर, और 4236 यानी कि टोटल एनिमल का वर्गीकरण किया था इन्होंने इस बुक के अंदर। और अब हम देखते हैं कि कैरोलस लीनियस है, उनको क्या क्या बोलते हैं। दैट इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हो। ये अलग अलग है, मतलब जैसे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स, ओके, ये वाली चीज है वो सिस्टमैटिक्स है ना। ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके डन, सिस्टमैटिक्स शब्द है वो इन्होंने दिया था। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनकल्चर भी कैरोलस लीनियस ने विस्तृत वर्णन किया। इन्होंने सबसे पहले नहीं दिया था, विस्तृत वर्णन इन्होंने किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किसने दिया था, तो सर्वप्रथम किसने दिया था, गैस्पार्ड बाइन ने दिया था 1735 में। ओके, इन्होंने बोला कि कोई भी साइंटिफिक नाम होगा उनके दो पद होंगे, एक वंश होगा यानी जेनरा होगा, एक एफिथेट होगा यानी कि उसकी जाति होगी। ओके डन। जैसे कि होमो सेपियंस है तो होमो हमारा जीनस है और सेपियंस हमारी स्पीसीज है। ओके, उसके बाद में हमने तीसरा पढ़ा हेनरी सांतापाउ, दैट इज फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। स्पेनिश थे, उन्होंने 6 क्लासेस बांटी, उसमें रेप्टाइल को शामिल नहीं किया गया था, मछली, उभयचर, पक्षी, मैमेलिया, कृमि और इंसेक्ट। ओके डन। फिर हमने पढ़ा जॉन रे साहब के बारे में, और सारे जितने भी साइंटिस्ट है उनमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पीसीज शब्द है वो सबसे पहले जॉन रे साहब ने दिया था। बाकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज होती है, और इनकी बुक है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, किनकी, जॉन रे साहब की। फिर हमने देखा कि स्टोरर और यू सिंगर है, उनका क्लासिफिकेशन, और उन्होंने दिया था 1955 के अंदर ये क्लासिफिकेशन। उन्होंने बताया कि टोटल फाइलम बनाए उन्होंने 31, उनमें 10 मेजर और 21 माइनर फाइलम बनाए थे, राइट। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया उनसे आगे। बेसिकली वही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टैक्सोनॉमी, बट आगे पढ़ेंगे आज हम कलेक्शन, एकत्रण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बच्चों मतलब हमारे प्रिय विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन।
क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन, एकत्रण। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप कहीं पे भी देख लेना, ये आपको समझ में नहीं आने वाला। जो एकत्रण है ये टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब मेरा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आप खुद ही बोल देंगे सर पढ़ने की नीड है नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। राइट। तो बेसिकली एकत्रण का मतलब है क्या? एकत्रण भाई क्या है? एकत्रण, कलेक्शन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नॉलेज को एक साइड रखें, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कलेक्शन का मतलब एकत्रण, एकत्रण किसका किया होगा? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो सीधी बात है, कोई स्पेसिमेन होगा, कोई एक ऐसा नमूना होगा जिनको हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, जिनको हमें नोमेनक्लेचर करना है, जिनको हमें क्लासिफाइड करना है। तो अगर आप कोई चीज कर रहे हो और पहली बार कोई चीज कर रहे हो तो उनके बारे में तो नहीं पता होगा आपको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप पीएचडी होल्डर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? न्यू कोई डिस्कवरी करनी है आपको तो आप फील्ड पे जाएंगे ना, फील्ड पे जाके एक जो नमूने होते हैं, नमूने यानी कि स्पेसिमेन होता है, उनको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। इट इज वही वाला कलेक्ट है, कलेक्शन क्या है? वही वाला है कि आपने जैसे मान लीजिए कि आपने किसी फिश पे काम कर रहे हो आप, है ना, तो फिश पे काम कर रहे हो तो जैसे फिश का जो पिगमेंटेशन है उस पे काम कर रहे हो, तो आपने एक फिश लिया। अब वो अगर मान लीजिए कि पहले से डिस्कवर है जैसे कि लेबियो के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन ऐसी फिश मिल गई जिनके बारे में डिस्कवरी भी नहीं हुई है, तो वो जो फिश है उसको आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। फिर आप कहां से एकत्रण किया है, तो उसमें चीजें क्या क्या आएगी कि सबसे पहले कि आपने कहां से एकत्रण किया है, मतलब कहां से उसको कलेक्ट किया है, फिर जो कलेक्ट किया है उस टाइम डेट क्या थी, किसने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकत्रण के अंदर आती है। अब आपको क्या करते हैं, कलेक्शन को इजी बनाने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो दो एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जैसे आपका नाम, चलिए एक काम करते हैं, एक तो थी प्रश्न, है ना, ये है प्रश्न का कलेक्शन। चलिए बहुत बस ध्यान से सुनना, बहुत एक तरीके से हार्ड टॉपिक है बट मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं, बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ये वाला है स्पेसिमेन फर्स्ट, यानी कि ये क्या है? स्पेसिमेन फर्स्ट, और ये है आपका स्पेसिमेन सेकंड। एक काम कर रहे हैं ना, आपका नाम लिख देते ना कि ये वाला है वो प्रश्न ने इकट्ठा किया है, हाँ भाई अंग्रेजी में लिख देते हैं, ये वाला प्रश्न ने एकत्रित किया और ये किसने किया? तनवीर ने कर दिया। अब सही है ना। अब कैसे कि जो ये कलेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिमेन था, उनके बारे में नहीं पता है तुम्हें, अब क्या किया इन्होंने, वो स्पेसिमेन है उनके अलग अलग क्या कर दिए उन्होंने, मतलब एकत्रण किया। तो क्या किया इन्होंने कि ये एक मिनट, ओके डन। मैंने देखा क्या हो गया भाई, तो हम चेंज कर देते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 8 9 10। अब देखो जो स्पेसिमेन था ना, उनमें सबसे पहले क्या किया पर्सन ने, एक ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया? एकत्रण किया, एकत्रित करके और उन्होंने एक स्पेसिमेन नमूने के अंदर रख दिया कि ये भी वही है, इसका सैंपल है ना 1 नंबर का, 1 नंबर का भी वही है, 2 नंबर का भी वही है,
3 नंबर का भी वही है, 4 नंबर का भी वही है, 5 नंबर का भी वही है और 6 नंबर का भी वही है। तो देखो, है तो सारे के सारे सैंपल एक ही जंतु के, ठीक है तो सारे के सारे एक ही जंतु के। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, बस आप समझते जाएं, उसके बाद में आपको एकदम टोटली समझ में आ जाएगा। तो सारे के सारे एक ही जंतु के, वैसे कि वैसे ये जो जंतु है, इसी जंतु का जो पर्सन ने 6 अलग अलग सैंपल लिए थे एक ही जंतु के, उसी जंतु के तनवीर ने एक दूसरी जगह से क्या लिए हैं, अलग अलग सैंपल लिए हैं। अब उन्होंने क्या किया है, ये इनका अलग से कलेक्शन है, ये इनका कलेक्शन है, लेकिन स्पीसीज सेम ही है। अब हुआ क्या, जो पहले वाला यानी फर्स्ट कलेक्शन है, यानी फर्स्ट नंबर का, ठीक है, फर्स्ट नंबर का, इसको बोलते हैं होलोटाइप। हाँ, अब आपको समझ में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, होलोटाइप। ठीक है, अब होलोटाइप में क्या होगा, होलोटाइप में नेम बियरिंग फंक्शन होगा, यानी कि इसका नामकरण हो रखा होगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, क्या करें बताओ, चलो ठीक है, होलोटाइप है ना, होलोटाइप क्या है, देखो कलेक्शन तो क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। होलोटाइप को छोड़, पहले अभी लिखेंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान रहे, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, रेफरेंस। ओके, और जो क्या है, नेम बियरिंग फंक्शन है। स्टैंडर्ड रेफरेंस किस बेस्ड पे, कि उसका एकत्रण कब किया, उसका यानी कि कलेक्शन कब किया, जो हमने स्पेसिमेन लिया ना, उसका कलेक्शन कब हुआ, उसकी डेट क्या थी, उसकी साइट क्या थी, कहां से किया गया और किसने किया, किसने किया, ये सारी की सारी चीजें हैं उसके अंदर क्या होगी, लिखी रहेगी। और जो होलोटाइप होता है ना, ये होलोटाइप, ये फर्स्ट स्पेसिमेन है। तो यहां पे हम लोग अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये बात है, हाँ, इसको बोलते हैं होलोटाइप। होलोटाइप है ना, होलोटाइप, होलोटाइप की खासियत क्या है, कि ये नेम बियरिंग फंक्शन है, इसका नेम बियरिंग फंक्शन, यानी नामकरण प्रकार का है। नामकरण प्रकार का मतलब ये है कि ये जो सैंपल है ना, ये वाला ऑर्गेनिज्म तो एक ही था, जीव तो एक ही था, उसके 6 सैंपल पर्सन ने लिए और 4 सैंपल तनवीर ने लिए, लेकिन अलग अलग लिए थे। इसने भी, जंतु तो सेम है, लेकिन जो फर्स्ट सैंपल है ना उसका, उस फर्स्ट सैंपल में उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर लिख डाले। समझ गए तुम, कि होलोटाइप का मतलब है नेम बियरिंग फंक्शन। नेम बियरिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो सैंपल उसने कलेक्ट किया है, तो ये वाली जो डिस्प्ले है, ये ऐसे डिस्प्ले के रूप में रख लिया उन्होंने ना। एक मिनट में, कौन सा व्हाइट था, ओके डन। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्प्ले हैं। ये फर्स्ट डिस्प्ले के अंदर जो स्पेसिमेन का सैंपल था वो कैसा है, होलोटाइप है, और होलोटाइप है वो नेम बियरिंग फंक्शन है। यानी कि नेम बियरिंग फंक्शन का मतलब है कि इस स्पेसिमेन का नाम भी होगा वहां पे, उसका डेट भी होगा, किसने कलेक्ट किया वो भी लिखा होगा, और उस जंतु के बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी। वो सारी की सारी चीजें किसमें होगी, फर्स्ट वाले डिस्प्ले के अंदर। आई समझ में बात, आई समझ में बात। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रश्न ने एक जीव का, किसी स्पेसिमेन का सैंपल लिया, उसको डिस्प्ले में रखा, और फर्स्ट डिस्प्ले ऐसा डिस्प्ले जो नेम बियरिंग फंक्शन टाइप का होता है,
उसे हम होलोटाइप बोलते हैं। होलोटाइप उसके अंदर नामकरण प्रकार का होता है, यानी कि उस जंतु का नाम लिखा होगा, उस जंतु की जाति लिखी होगी, उस जंतु की स्पीसीज लिखी होगी, उस जंतु का जेनरा लिखा होगा, उस जंतु को कलेक्ट किसने किया वो लिखा होगा, उस जंतु की डेट क्या थी, कलेक्ट किया उस समय क्या डेट थी, किस साइट से किया गया, सारी इंफॉर्मेशन किस में लिखी होगी, उस डिस्प्ले के ऊपर लिखी होगी। यस और नो? अब ध्यान से सुने। अब दूसरी बात कि फर्स्ट डिस्प्ले के अंदर जो आपने सैंपल रखा था उसके अलावा भाई होलोटाइप है, ये तो नेम बीयरिंग है, लेकिन जंतु तो सेम था, इसलिए इनको नामकरण करने की जरूरत है नहीं। भाई ये वाला ही तो ये है, ये वाला तो ये है, मतलब सेम ही तो है टोटल, ये भी सेम है। तो ये सारे के सारे अभी के लिए क्या नहीं है, नामकरण प्रकार के नहीं है। लेकिन तनवीर ने तो अलग किया था ना, तो ये वाला नामकरण प्रकार का हो सकता है, अभी यहां पे आएंगे, लेकिन अभी के लिए पहले ऐसे ऐसे समझते जाते हैं। तो ये जो 2 से लगा करके 6 नंबर तक का डिस्प्ले के अंदर जो सैंपल है वो नेमकरण यानी नेम बियरिंग फंक्शन वाला नहीं है, यानी कि इनके ऊपर जैसे जैसे मतलब समझा देता हूं आपको, है ना, थोड़ा साइड में, ताकि आपको पता रहे कि मान लीजिए कि ये वाला डिस्प्ले है, ठीक है, इसके अंदर ये सैंपल एक और यहां पे क्या है, यहां पे एक जैसे पेपर लगा मान लीजिए, है ना, उस पेपर में ऐसे लिख दिया कि इसका नाम ये है, इसकी डेट ये थी, इसको कलेक्ट इस टाइम किया था, इसके साइंटिस्ट का नाम ये था और साइंटिस्ट का नाम ये था, फिर इसका कलेक्शन कहां से किया गया तो इसकी साइट ये थी, सारी की सारी चीजें यहां लिखा होगा और यहां पे उस ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन भी लिखी होगी। तो बहुत सारी, ये इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नेम बियरिंग फंक्शन, नेम बियरिंग फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। समझ गए ना? इसको बोलते हैं नेम बियरिंग। लेकिन ये वाली जो सीट है वो इनके ऊपर नहीं लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये अगर नामकरण प्रकार का है तो इनको नामकरण करने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही तो है, एक ही का तो सैंपल लिया है हमने। जैसे कि अपन क्या करते हैं, जैसे कि अच्छी एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, एक डिस्प्ले लिया, आप किसी एक आरएनए पे काम कर रहे हो तो जो आरएनए है सेम आरएनए का टुकड़ा ले लिया, फर्स्ट जो डिस्प्ले उसमें भी रख दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, एक ही तो आरएनए है ना, वैसे वैसे एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सैंपल हो गए, राइट। अब देखो, जो एक के अलावा है वो सैंपल क्या कहलाते हैं, इसे हम बोलते हैं एपीटाइप, एपीटाइप, या इसको बोलते हैं आइसोटाइप। क्यों? क्योंकि ये होलोटाइप का तो नहीं है, लेकिन होलोटाइप के जैसा ही तो है, उसके डुप्लीकेट तो है ना एक तरीके से। तो आप एपीटाइप बोलते हो या आइसोटाइप बोल दो, डुप्लीकेट बोल दो ना इसको, ये भी बोल सकते हो आप, डुप्लीकेट बोल सकते हो इसको, इसका डुप्लीकेट ही तो हुआ ना। कहां लिखे हम डुप्लीकेट, राइट, ये हो गया इसका डुप्लीकेट। कौन सा? होलोटाइप के अलावा उस सैंपल के अदर जितने भी डिस्प्ले के अंदर रखे हुए सैंपल है वो क्या कहलाते हैं, एपीटाइप, आइसोटाइप या डुप्लीकेट कहलाते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि होलोटाइप है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, भाई पॉसिबल है, अगर माना कि ये वाला जो डिस्प्ले है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अगर डिस्ट्रॉय हो गया यानी कि नष्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला जो होलोटाइप है, यहां पे लिख देता हूं मैं कि होलोटाइप है ये, तो ये जो होलोटाइप प्रकार का था ये जब नष्ट हो गया तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि ये वाला है वो नष्ट हो जाएगा उसके साथ में। तो अब क्या होगा, ये तो वैसे भी नामकरण प्रकार का नहीं है, इनके ऊपर तो नेम बेयरिंग फंक्शन नहीं था, लेकिन
जब होलोटाइप खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, दूसरे डिस्प्ले को अपन रेफरेंस मानेंगे। अभी तक तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने होलोटाइप के बारे में स्टडी करनी थी। स्टडी यानी कि उनसे पता लग रहा था तो ये वाली तो चीज सेम है, लेकिन जब हमें पता लगा कि होलोटाइप है वो गायब हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, होलोटाइप जब नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो दूसरे सैंपल को हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में मानेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो दूसरे सैंपल को हम क्या मानेंगे, इधर से कर देते हैं जब, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोटाइप बोलते हैं, लैक्टोटाइप। अब लैक्टोटाइप थोड़ा इसके बारे में लिख देते हैं कि लैक्टोटाइप क्या है, नो नेम बियरिंग फंक्शन। समझ गए? क्यों? क्योंकि होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया, ये नामकरण प्रकार का नहीं है। और इसको कब यूज करते हैं, जब होलोटाइप क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। होलोटाइप क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगर तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप नामकरण प्रकार का नहीं होता है। और ये कब यूज करते हैं, जब होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए। अब मान लीजिए कि ये वाला सेकंड वाला भी अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रॉय हो जाए तो तीसरी वाला यूज करेंगे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताना जरा। अब क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो स्पेसिमेन है का सैंपल है पूरा खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो तनवीर ने कलेक्ट किया है वही तो सेम अरे भाई, अच्छा, वही तो सेम स्पीसीज का ही तो है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 नंबर के सैंपल को स्टैंडर्ड रेफरेंस में मानेंगे। राइट? देखिएगा, अब देखो थोड़ी और चीज समझा देते हैं आपको कि ये है ना, ये जस्ट इसका क्या है, पैरेलल है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, ये सैंपल है वो क्या कहलाएगा, पैराटाइप है ना, एक तरीके का पैराटाइप। भाई इसका सिमिलर है, ये सिमिलर है ना भाई, ये वाली जो ऑर्गेनिज्म था उसका स्पेसिमेन ये भी तो सेम स्पेसिमेन का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैराटाइप। सभी जितने सैंपल है उनको पैराटाइप। अब क्या है, जब ये पूरा का पूरा मूल नमूना है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो तनवीर ने कलेक्ट किया था उसका फर्स्ट सैंपल, उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट सैंपल को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस में रखेंगे। और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप नियोटाइप। नियोटाइप, उसको क्या बोलते हैं, नियोटाइप। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी अगर मान लीजिए कि तनवीर ने और प्रसन्न ने दोनों ने एक ही जगह से अगर सैंपल को कलेक्ट किया है, एक ही जगह से, साइट सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोपोटाइप। वो आप अपन पढ़ेंगे है ना, टोपोटाइप क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। अब इसमें समझने में कोई दिक्कत आए तो बताएं। एक बार मैं आपको एक बार थोड़ा और रिवीजन करवा देता हूं कि कलेक्शन यानी एकत्रण, एकत्रण का मतलब ये होता है कि आप कोई स्पेसिमेन को एक जगह से एकत्रित करते हो और उसको एक डिस्प्ले के अंदर रखते हो, उसका नामकरण करते हो। जो नामकरण प्रकार का नमूना होता है वो होलोटाइप होता है। उसके अलावा एपीटाइप होते हैं सारे के सारे नमूने। अब अगर मान लीजिए कि होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम जो पास वाला है उसको रेफरेंस में लेते हैं, उसका नामकरण करते हैं बाद में, तो उसको हम लैक्टोटाइप बोलते हैं। और जब पूरा नमूना फर्स्ट जिसने कलेक्ट किया वो खत्म हो जाए मूल नमूना, तो उसका पैरेलल हम यूज करते हैं। और पैरेलल यूज करते हैं तो उसका जो फर्स्ट डिस्प्ले नमूना है उसको हम नियोटाइप बोलते हैं और बाकी उसको पैराटाइप बोलते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों ही नमूने एक ही जगह से एकत्रित किए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज टोपोटाइप। ओके,
इसको आप एक बार छाप लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली मतलब होलोटाइप लिखेंगे, फिर लेक्टोटाइप, एपीटाइप, एक सिनटाइप भी होता है। सिनटाइप का मतलब ये होता है सीरीज ऑफ स्पेसिमेन। सीरीज ऑफ स्पेसिमेन का मतलब क्या है कि एडल्ट का भी आपने सैंपल ले लिया, उसके लार्वा की सैंपल ले लिया, उसका आप एग का भी सैंपल ले लेते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिन टाइप। और सिन टाइप है ना, वो एक प्रकार का कैसा होता है, नेम बियरिंग वाला फंक्शन रखता है। एक होता है एलोटाइप। एलोटाइप, अरे ये तो है ना एलोजोम, पढ़ा होगा ना आपने। एलोटाइप का मतलब है कि जब दो अलग अलग लिंग का निर्धारण करना हो तो हम क्या करते हैं, एलोटाइप को यूज करते हैं। अभी के लिए इतना लिखो, मैं लिखाता हूं आपको, है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीजें। और बाकी मैं अभी इसको और भी अच्छे से समझाता हूं, है ना। लिखो इसको। लिख लीजिएगा, पानी पी लेते हैं भाई तब तक। हवाओं में बहेंगे। हाँ सही है ना। हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसको, है ना। चलो ठीक है, कर दें आगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन कौन सा लें, ये वाला लेते हैं। ओके डन। अब हम पहले लिखते हैं आपका होलोटाइप। तो होलोटाइप क्या है, ध्यान रखना, ये नेम बियरिंग फंक्शन, यानी नामकरण प्रकार का। नामकरण प्रकार का। और कैसा होता है, ये फर्स्ट डिस्क्राइब्ड होता है ना। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड होता है और स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में रखा जाता है। होलोटाइप कैसा होता है, नेम बियरिंग फंक्शन होता है, नामकरण प्रकार का होता है। और ये कैसा होता है, एक तरीके से वास्तविक नमूना होता है। वास्तविक नमूना, नमूना जो जाति को यानी स्पीसीज को आइडेंटिफाई यानी पहचान, आइडेंटिफाई करने में काम आता है। आई समझ में बात। फिर दूसरा, बस सिंपल सा, अब तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल चीजें हो गई है। दूसरा क्या था, एपीटाइप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो सिन टाइप पढ़ते हैं अपन, है ना। इसको भी ऐसे कर देता हूं, सिन टाइप। सिन टाइप का मतलब ये होता है, दैट इज सीरीज ऑफ स्पेसिमेन। सीरीज ऑफ स्पेसिमेन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो जंतु हैं उनका आपने एग का भी स्पेसिमेन ले लिया, उनका आपने कैटरपिलर का भी ले लिया,
उनका आपने एडल्ट का भी अगर ले लिया तो ये सीरीज ऑफ स्पेसिमेन है। और ये कैसा, ये भी कैसा होता है, नेम बियरिंग फंक्शन रखता है, नेम बियरिंग फंक्शन रखता है, यानी ये भी कैसा होता है, नामकरण प्रकार का होता है, नामकरण प्रकार का। लेकिन सॉरी है ना, लेकिन कैसा नहीं होता है, होलोटाइप नहीं होता, ध्यान रखना, होलोटाइप नहीं। ये इसको हम बोलते हैं सिनटाइप। सिनटाइप भी कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में काम में लिया जाता है, लेकिन ये होलोटाइप नहीं होता है। ये कैसा होता है, सिनटाइप होता है। ठीक है, ये हो गया दो, एक होलोटाइप हो गया, फिर सिनटाइप हो गया। थर्ड आपका हो गया, दैट इज थर्ड एपिटाइप, या आप इसको क्या बोलते हैं, आइसोटाइप, या ये क्या है, डुप्लीकेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला। और ये कैसा नमूना है, नामकरण प्रकार का नहीं, नामकरण प्रकार का नहीं, राइट। ये नामकरण प्रकार का होता है क्या, नहीं होता है, नामकरण प्रकार का नहीं होता है। और आइसोटाइप, डुप्लीकेट, या फिर जो ये एपीटाइप है, उसको कब यूज करते हैं, जब मैंने बोला कब यूज करते हैं, जब होलोटाइप या सिनटाइप, क्योंकि सिनटाइप भी नेम बियरिंग फंक्शन रखता है, होलोटाइप और सिनटाइप दोनों ही नहीं हो, यानी कि जब ये यूज कब होता है, जब होलोटाइप एंड सिनटाइप दोनों डिस्ट्रॉय हो जाए या नष्ट हो जाए, तब यूज करते हैं, तब उपयोग में लेते हैं। तब उपयोग में लेते हैं, समझ गए। यही तो बोला ना हमने यार, देखो कि जब होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके अलावा जितने भी स्पेसिमेन के सैंपल है उनको क्या बोला, एपिटाइप। तो होलोटाइप जब डिस्ट्रॉय होगा तभी तो हम एपिटाइप को यूज करेंगे ना। और तो सबसे पहले एपिटाइप का जो होलोटाइप की जस्ट पास में उसको लैक्टोटाइप, तो हम ये भी वो लिख देते हैं क्या। फोर्थ इज लैक्टोटाइप। ये भी कैसा है, ये भी वास्तविक प्रकार के नमूने के अतिरिक्त है, वास्तविक प्रकार के नमूने के अतिरिक्त नमूना जब होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए, होलोटाइप डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाए, तब उपयोग में लिया जाता है। ये भी एक तरीके का किसका पार्ट है भाई, एपिटाइप के अंदर ही तो होल लैक्टोटाइप है, ये एपिटाइप है पूरा, एपिटाइप के अंदर ही तो है, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ एपिटाइप। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये एपिटाइप का ही पार्ट है।
या ये बोल सकते हैं एपी टाइप का ही सैंपल है या स्पेसिमेन है। समझे आप? यस सर, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, अब तो टेंशन फ्री। तो ये हो गया आपका लैक्टोटाइप। फिर और क्या रह गया? लैक्टोटाइप हो गया, एपीटाइप, आइसोटाइप, डुप्लीकेट हो गया, लैक्टोटाइप हो गया। उसके बाद में देखो, इसका तो खत्म हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलना है ना अभी। देख लो, देखो इसका काम हमने कर दिया खत्म, यानी कि प्रश्न ने जितना भी काम किया था उसका कर दिया खत्म। अब हम क्या करेंगे, जब प्रश्न का जो ये मूल नमूना है वो हो गया डिस्ट्रॉय, अब आएगा तनवीर सर। अब क्या आएंगे? तनवीर सर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो पांचवा आप लिखें, पांचवा आपका हो गया दैट इज न्यूटाइप। और न्यूटाइप का मतलब क्या है? जब मूल नमूना, जो मूल नमूना क्या था, प्रश्न ने एकत्रित किया था, वो डिस्ट्रॉय हो जाए तब हम इसको यूज करेंगे। ये भी कैसा है? नेम बियरिंग टाइप का है, नेम बियरिंग फंक्शन। और ये कब यूज करते हैं? जब मूल नमूना नष्ट हो गया हो। मूल नमूना नष्ट हो गया, यानी कि जो पहला प्रश्न ने एकत्रित वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तब हम किसको यूज करते हैं? नियो टाइप को यूज करते हैं। तो ये भी नेम बियरिंग टाइप का होता है, लेकिन मूल नमूना जब नष्ट हो जाता है तब हम किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या किसको यूज करते हैं? नियो टाइप को यूज करते हैं। अब पैराटाइप, पैराटाइप, पैराटाइप का मतलब क्या हो गया? पैराटाइप का मतलब क्या हो गया? पैराटाइप का मतलब क्या हो गया कि एक प्रजाति का नमूना एक प्रजाति के अतिरिक्त नमूना, एक प्रजाति का यानी स्पीसीज का, इस प्रजाति के अतिरिक्त, प्रजाति के अतिरिक्त नहीं का अतिरिक्त नमूना। अतिरिक्त नमूना ही तो हुआ, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नमूना था पूरा का पूरा मूल, उसके तो अलावा है ना, वो क्या है? पैराटाइप है पूरा। तो पैराटाइप, न्यूटाइप भी किसका पार्ट है? एक तरीके से पैराटाइप का है। तो ये अतिरिक्त नमूना हुआ ना, एक स्पीसीज के अतिरिक्त नमूना हुआ, है ना, जो उसके अलावा है, दूसरा है। क्योंकि वो जो अतिरिक्त नमूना है वो होलोटाइप और सिनटाइप के अंदर नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि होलोटाइप और सिनटाइप के अलावा, ना इसमें होलोटाइप है वह सिनटाइप के अलावा। हो गया? यस, चलिए ठीक है। और क्या रह गया सर? और रह गया है, अरे भाई हमने ये किया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या रह गया? अब रह गया आपका दैट इज एलोटाइप। एलोटाइप यानी कि विपरीत लिंग का निर्धारण करने के लिए यूज करते हैं। क्या? विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के निर्धारण के लिए
के निर्धारण के लिए। अब ऐसे बोलोगे सर फिर होलोटाइप भी क्यों यूज करते हैं, नहीं है यहाँ पे, सिनटाइप भी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन वो भी बताऊंगा कि विपरीत लिंग के निर्धारण के लिए उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों करते हैं। जब होलोटाइप और सिनटाइप दोनों ही एक ही लिंग के हो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है कि जब होलोटाइप व सिनटाइप सेम लिंग के हो, सेम सेक्स के हो, तब उपयोग। क्यों, फिर तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। भाई होलोटाइप है, अगर मान लीजिए कि होलोटाइप और सिनटाइप है, दोनों ही मेल मेल के हैं, भाई सिनटाइप है अपने पास में जो स्पेसिमेन वो भी मेल का है और जो होलोटाइप है वो भी मेल का है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि फीमेल का कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में एलोटाइप यूज करेंगे। एलोटाइप के अंदर फीमेल और मेल दोनों के स्पेसिमेन मिलेंगे, आपको दोनों के नमूने मिलेंगे, तो उस समय हमें क्या करेंगे, एलोटाइप को यूज करेंगे। यस और नो, यस, ओके। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए एक और रहा है वो भी कर देते हैं, इसमें करें क्या, चलिए भाई आपकी मर्जी, हमें इतना कष्ट नहीं देना दाता, मन का कमजोर दूर ना हो। वेरी गुड बच्चों। चलिए लास्ट एंड फाइनल 8वां, क्या नाम क्या रह गया था, दैट इज टोपोटाइप। मैंने बोला था ना क्या रह गया, टोपोटाइप। टोपोटाइप मतलब जब दो नियोटाइप, जो दूसरा पैराटाइप का हिस्सा था, दो नियोटाइप या दोनों ही जो स्पेसिमेन है, जो उनका एकत्रण एक ही जगह से किया जाए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक प्रकार का नमूना, एक प्रकार का नमूना जो उस स्थान से एकत्रित किया जाता है, जहां से मूल नमूना एकत्रित किया गया था, जहां से मूल नमूना एकत्रित किया गया था। That is completely finished collection। जो आपका एकत्रण है वो एकदम कंप्लीटली हो गया है कि एकत्रण में कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड टॉपिक है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत इजी बना दिया है। एक बार आपको समझा भी देता हूं, हमारे हेनरी शांताबाऊ है, यहां से देखो, कलेक्शन का मतलब है किसी स्पेसिमेन को हमने एकत्रण किया और उसका हम क्या करना है, नेम बेरिंग करना है, ताकि उस स्पेसिमेन की आइडेंटिफाई कर सके, उसका नोमेनक्लेचर कर सके और उसका क्लासिफिकेशन कर सके। अब क्या किया हमने, सबसे पहले हमारी जो प्रश्न है वो गई और जाके और एक नमूना लिया, उन्होंने नमूना लेकर के और आ गई। अब वो पहले गई थी, तनवीर साहब तो बाद में गए, उन्होंने ले लिया, लेने के बाद में क्या हुआ, प्रश्न ने एक डिस्प्ले में रख दिया कि भाई इसका नाम ये है, इस जंतु का नाम ये है, इसके ये फंक्शन है, यहां से इस साइड से मैंने एकत्रित किया है, इसकी डेट ये थी, ये कलेक्शन इस टाइम किया गया, सारा का सारा उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड रेफरेंस में रखना था वो सारे का सारा लिख दिया, उसे हम बोलेंगे दैट इज होलोटाइप। अब होलोटाइप अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके पास वाला जब हम नमूना उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस में लेते हैं तो उसे हम लेक्टोटाइप बोलते हैं। और जितने भी सारे स्पेसिमेन, जितने सारे सैंपल है एक ही स्पेसिमेन के, उन सभी सैंपल होलोटाइप के अलावा है, उन सबको क्या बोलते हैं, एपीटाइप, या बोल दो आइसोटाइप बोल दो, या डुप्लीकेट है उसका एक तरीके से। तो
ये हो गया आपका प्रश्न का काम हो गया। अब क्या किया, तनवीर साहब आ गए। कब, जब प्रश्न का नमूना टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि जितने 6-7 सैंपल देने वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब हमारा फर्स्ट सैंपल अब डिस्प्ले में रखना पड़ेगा। डिस्प्ले रखे तो हमने भी पहले तैयारी कर रखी थी, हमने भी फर्स्ट जो रखा उसको हम अब होलो टाइप नहीं बोलेंगे, नियो टाइप बोलेंगे, क्योंकि वो तो मेरा है ना, वो मेरा है, तो उसको हम न्यू टाइप बोलेंगे। तो वो नेम्बेरिंग टाइप का होगा, लेकिन वो अतिरिक्त नमूना है, मूल नमूना नहीं है। मूल तो प्रश्न का था, हमने ऐसे ही एकत्रित कर लिया था। अब जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उस जाति को क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करके उसको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना किसी के सामने कि भाई ये वाली जाति है, एग्जिस्ट करती हैं। तो उस समय नियोटाइप यूज करते हैं। अब ये एक तरीके से मूल नमूना है, उसके सिमिलर था मेरे वाला, तो उसे हम पैराटाइप बोल देंगे। और अगर मान लीजिए कि एक ही जगह से कोई स्पेसिमेन को हमने क्या किया है, एकत्रण किया है, तो हम उसे टोपोटाइप बोलेंगे। यस और नो। अगर मान लीजिए कि किसी एक स्पीसीज की अलग अलग सीरीज ऑफ स्पेसिमेन लिया है अपन ने, जैसे कि उसका कैटरपिलर ले लिया या लार्वा ले लिया, मान लीजिए उसका एडल्ट ले लिया, उसका एग ले लिया, अलग अलग ले लिया सीरीज ऑफ स्पेसिमेन, तो उसे हम सिन टाइप बोलेंगे। वो भी नेम बेरिंग टाइप का होता है, उससे भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि होलोटाइप और जो आपका सिन टाइप है वो एक ही सेक्स का हो, मतलब या तो मेल मेल का हो या फीमेल फीमेल का, उस समय हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। उस समय हम यूज करते हैं दैट इज एलोटाइप। कंप्लीटली आपका ये हो गया फिनिश्ड, ये पूरा का पूरा पूरा एकदम इजीली। अब आपको समझ में नहीं आए तो मुझे, अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया, और आ गया तो एकदम लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में फैला देना एकदम कि वाह यार, आज तक हमें समझ में नहीं आया था कि बेसिकली होलोटाइप फोलोटाइप क्या होता है। तो क्योंकि मेरे पास बहुत इंक्वायरी आई थी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने पढ़ा था, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार वहां पे मैंने पढ़ा 2 घंटे की क्लास ली और कि अभी तक समझ में नहीं कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनको समझाया और विद इन 15 मिनट के अंदर उन्होंने बोला कि यार सर वास्तव में मानना पड़ेगा, उनको समझ में आ गया। आई थिंक आप भी समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा आप। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाइनोमियल नोमेनकल्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना, क्योंकि आज वैसे भी कलेक्शन कलेक्शन ही पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाइनोमियल नोमेनकल्चर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज द्विनाम पद्धति। अब ये पता होना चाहिए, ये किसने दी थी सर, ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दी थी। सर इसमें क्या बोला, सर इसमें तो ये बोला था कैरोलस लीनियस साहब ने कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके नाम के 2 पद होंगे, जीव के नाम के 2 पद। कौन कौन से सर, एक तो उसका जेनेरा होगा यानी वंश होगा, और एक सर उसका क्या होगा, जाति होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैग्नीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, 2 तरीके से लिखूंगा, है ना।
बस थोड़ा सा सब्र रखो। यस, क्या समझ में आ रहा था? देखो 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 देखो, समझ में ये आ रहा है कि जब मैंने ये वाली, ये इसका क्या है भाई, नाम के दो पद हैं, तो ये इसका वंश हो गया, ये इसकी जाति हो गई। अब समझ में ये आना चाहिए आपको कि ये नाम तो दोनों सेम है, लेकिन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि यार इसमें क्या क्या चेंज है। मैग्निफेरा इंडिका मैंने जो फर्स्ट लिखा है वो एकदम सीधा लिखा है। अगर जब आप एकदम खड़े अक्षरों में लिखते हो तो उसकी जेनरा और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन जब आप इटालिक लिखते हो या तिरछा लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, तिरछे लिखे हैं यानी इटालिक में लिखे हैं, तो जब तिरछी हो ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, सीधा अपन ने किया है। और दूसरी बात कि जब वंश है ना, उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और जाति का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि जीनस, हिंदी में लिख दो भाई, जो वंश है उसका फर्स्ट लेटर है अरे यार हिंदी में लिखना है मुझे, फर्स्ट अक्षर कैसा होता है, कैपिटल होता है, बड़ा। और जो सेकंड है, सॉरी, जाति का फर्स्ट अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में यानी छोटा। ये रूल्स हैं किसके, जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जब आप किसी का नामकरण करोगे तो ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। यू अंडरस्टूड कि मैग्निफेरा इंडिका है, अगर आपने सीधा रेखांकित किया है तो आपको रेखांकित करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपने इटैलिक में ही लिख दिया है तो आपको रेखांकित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये इटालिक में लिखे जाते हैं ना, एक तरीके की नाम कैसे लिखे जाएंगे, इटालिक में, इटालिक में। ओके डन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाकी तो कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है वो है टोटोनिम्स। अरे सर ये तो हमें पता ही है बट बता देते हैं। टोटोनिम्स, टोटोनिमस, टोटोनिम, एक काम करते हैं मैं इसी को हटा देता हूं, ठीक है। टोटोनिम्स का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी वंश और जाति दोनों का नाम समान हो। देखो क्या है, वंश व जाति दोनों सेम नाम का हो। कैसे? एग्जाम्पल, नाजा नाजा, नाजा नाजा। अब आप देखेंगे मैंने नाजा नाजा लिखा, न में जो एन है नाजा में उसमें मैंने कैपिटल लिखा है इसमें, तो ये आपकी गलती स्वीकार नहीं होगी कहीं, कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी एन बड़ा कर दिया, नहीं, आपको रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो नाजा नाजा,
तो देखो इसका वंश भी सेम है और उसकी स्पीसीज भी सेम है। ऐसे नाम को क्या बोलते हैं? जैसे और लिख दो, कतला कतला, कतला कतला। बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, कतला कतला। ये क्या है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो टोटोनिम्स होते हैं वो केवल और केवल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटोनिम्स आर only used in zoological nomenclature. It means botanical nomenclature में botanical nomenclature में यूज नहीं। इसका मतलब क्या निकाल सकते हो आप कि जितने भी प्लांट हैं उनका वंश और स्पीसीज सेम नहीं हो सकता। टोटोनिम्स ओनली फॉर किस में वैलिड है? किसमें वैलिड है? केवल और केवल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में। इसका मतलब ये हुआ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट है? दैट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑल्सो यूज्ड इन, ओनली यूज किस में होगा? ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में उपयोग में लिया जाता है क्या? टोटोनिम्स। और ये क्वेश्चंस इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। टोटोनिम्स, और सिंपल सा था कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, जैसे ऐसे था नाजा नाजा, कतला कतला, और उसमें एक दो प्लांट के साइंटिफिक नाम डाल दिए। अब हमें पता है कि ये ओनली फॉर किस में यूज होता है? ओनली फॉर ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में यूज होता है। जूलॉजिकल नामकरण करते हैं, ICZ में फॉलो होता है। तो वो तो वैसे डायरेक्टली कैंसिल हो गए थे। अब उसमें देखना था कि किस किस के अंदर ऐसा सही नामकरण था जो जूलॉजिकल भी है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से भी सही है, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटोनिम्स आपको ध्यान रखना है। छापो इसको। छाप लिया? तो आज के लिए इतना ही। कल और पढ़ेंगे, बेसियोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, वो बहुत सारी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और विशेषकर पढ़ाई पे बहुत फोकस रखिए, और सीरियस होके थोड़ा पढ़ाई करिए। अपने अच्छे दोस्त बनाइए, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे ग्रुप बनाइए, उनके साथ डिस्कशन करिए, और जो समझ में नहीं आता उसको आप डीपली जाके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना डीप जाके पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा है। आप आगे पढ़ाने जाएंगे, कभी वहां पे भी आपको इश्यू नहीं आएगा, कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और लास्ट में जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए, जब तक कि हम कल मिले, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।